लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये है रामलाल। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आपके लिए मेरे को देखने देना। ठीक है, देख लीजिए। नोट तो बिल्कुल असली लग रहे हैं, लेकिन हिसाब किताब क्या होगा? 1 लाख असली के बदले 2 लाख जाली। अंदर तो कुछ घपला चल रहा है। हा? फिर तो पुलिस को खबर करना चाहिए। चल चल। ये क्या लटक रहे हैं सर? देखता नहीं क्या? मेडल। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अरे एक इंस्पेक्टर तो सारे मेडल लगाता है क्या? कमिश्नर है तू, ऊपर को पहचान लेता तो? जब तक कोई असली पुलिस वाला नहीं मिलता, हमको कोई पहचान नहीं सकता कि हम नकली पुलिस वाला है। मगर हाँ, तुम्हारी भिखारियों जैसी शक्ल देखकर ये जरूर मालूम पड़ता है कि तुम लोग असली हवलदार नहीं हो। अरे असली हवलदार तो हमसे भी गए गुजरे होते हैं आजाद भैया। हाँ भैया। अबे दूध बेचने वाले को भैया, दिल लगाने वाले को सैया और जन्म देने वाले को मैया कहते हैं। आज बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल कर रहे हो, इसलिए सजा के तौर पे तुम लोग टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों से जाओ और हम जाएंगे लिफ्ट में। खाली वाली। सर। तमीज से बात करो। तमीज? अरे भाड़े की वर्दी पहन के असली पुलिस वालों की तरह नाटक मत कर। चल चल। खली बली। रुक जा। अरे भाई, सबके सब 100-100 का नोट दोगे तो इतना छुट्टा मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे आजाद भैया ने जब सबको 100-100 के नोटिस दिए हैं तो क्या करें? क्या करें? हम उनसे ये कहें कि धंधे से वापस आओ तो सिर्फ चिल्लर लेकर आया करो। हम अपना नुकसान करें। बोलो ना काका। अरे वाह आजाद भैया वाह, तुम्हारे जैसे 10-5 और पैदा हो जाएं तो भिखारियों के घरों में भी दावतें होने लगे। दावतें। ए रूपा, किस बात की रिश्वत दे रही हो माता को? तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम जब जब पैसे की खातिर कोई गुनाह करते हो ना, तब तब मैं माता को भेंट चढ़ाकर प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, इस बार आजाद को पुलिस से बचा लेना। और माँ तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मुझे बचा लेगी, है ना?
और नहीं तो क्या, माता की कृपा के कारण ही आज तक पुलिस ने तुमको नहीं पकड़ा। मगर ऐसा कब तक चलेगा आजाद? एक न एक दिन तो तुम पुलिस के हाथ लगोगे ही। क्या होगा उस दिन? अरे जो होगा देखा जाएगा। मुझे किसी बात की परवाह नहीं। अगर परवाह है तो सिर्फ अपने बस्ती वालों की खुशियों की। लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है आजाद। जिस दिन तुम्हें कुछ हो गया उस दिन मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आजाद, एक बात तो मैं बिल्कुल भूल ही गई। अब क्या हो गया भाई? पोस्टमास्टर काकर से मैं कुछ अर्जियां मांग कर लाई थी तुम्हारी नौकरी के लिए। चलो इन पे दस्तखत करो। इन पे दस्तखत करने से मुझे नौकरी मिल जाएगी। मिलेगी क्यों नहीं? तुम मेरे जैसे अनपढ़ थोड़ी हो, बीए पास हो। चलो इन पे दस्तखत करो। अरे भाई मैं नौकरी। तुम दस्तखत करो तो। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए कर देता हूँ, मगर इतना समझ लो कि नौकरियां कोई तुम्हारे मंदिर का प्रसाद नहीं जो इतनी आसानी से मिल जाएंगी। तुम करो तो सही। अरे ये क्या, पुलिस की नौकरी के लिए फॉर्म भरवा रही हो? क्यों? पुलिस वाला बनने में क्या खराबी है? रूपा तुम सचमुच बहुत भोली हो। हम मुजरिमों की तस्वीरें तो पुलिस स्टेशन की दीवार पर लग सकती हैं, मगर हम पुलिस स्टेशन की दीवारों के अंदर काम नहीं कर सकते। पूरा पुलिस स्टेशन उल्टा हो जाएगा। तुम चुपचाप दस्तखत करते हो कि नहीं? ठीक है कर देता हूँ, मगर मैं पुलिस वाला कभी नहीं बन सकता। चलो कर दिया। अब इस पर भी। क्या हुआ? मैं किसी फैक्ट्री के फॉर्म पर दस्तखत नहीं करूंगा। हमेशा फैक्ट्री का नाम लेते ही तुम्हारा चेहरा लाल पीला क्यों हो जाता है? आखिर फैक्ट्री में काम करने में हर्जी क्या है आजाद? काम करने के बाद अपना हक मांगो तो खून करवा देते हैं मालिक लोग। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भाभी। क्या कहा? भाभी? हाँ, बदतमीज कहीं के, एक तो गुली मारते हो और ऊपर से मुझे भाभी कहकर पुकार रहे हो। सिर्फ तुमको ही नहीं, तुम्हारे जैसी जो भी चिकनी चिकनी गोरी गोरी खूबसूरत लड़कियां मिलती है ना, उन सब तो हम भाभी कहकर ही पुकारते हैं। यह हमारे भैया का हुक्म है। कौन है वो तुम्हारा बदतमीज भैया? जवान संभाल के बात कर, वरना भैया आएंगे तो तेरी सारी हवा निकाल देंगे। क्या कहा? भैया तुम्हें तुम्हारी गिल्ली चाहिए ना? वो मैं तुम्हें दिला कर रहूंगा। आजाद भैया, आजाद भैया, आजाद भैया, अरे ये गुलेल छोड़ो और जल्दी से कोर्ट चलो। कोर्ट? कोर्ट क्यों? अरे केस मिल गया है आजाद भैया। गांव से एक हरामी जमींदार आ गया है, उसको अच्छे वकील की जरूरत है और उसके पास एक बैग भी है जिसमें 1 लाख रुपया है। खाली वाली आइए सेठ जी आइए, बैठ बैठ बैठ। वो देखिए, वो रहे मशहूर वकील कालीचरण विश्वनाथ जी। क्या है सेठ जी, जल्दी चलिए, चले जाएंगे वो। चलिए चलिए। वकील साहब ऐसा मत कीजिए, एक आप ही तो हैं जो मुझे इस खून के इल्जाम से बचा सकते हैं। जरूर बचा सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए लूंगा। हमें मंजूर है सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। साहब साहब साहब, ये बड़ी दूर से आए हैं साहब, इनका केस ले लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी साहब। केस क्या है? हम अपने गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं वकील साहब। हमारे खेत में तकरीबन 300 मजदूर कुत्ते काम करते हैं। इन कुत्तों को पिछले 10 वर्षों से हम 10 रुपए मजदूरी देते आए हैं वकील साहब। अब वो हरामजादे 12 रुपए मजदूरी चाहते हैं। अब आप ही बताइए वकील साहब, मेरी जूठन पर पलने वाले जब मुझसे बदतमीजी करें, मुझसे जबान लड़ाएं, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बस मैंने अपने आदमियों से थोड़ी सी उनकी पिटाई करवा दी। और वकील साहब, मुझे क्या मालूम था कि एक मजदूर कब्र में पांव लटकाए अपनी मौत का बहाना तलाश कर रहा था। एक ही लाठी में साला मर गया। और वकील साहब, अब उन हरामजादों ने मुझ पर केस कर दिया है कि मैंने उनके एक आदमी को मार डाला। आप ही बताइए मुझे वकील साहब। कमीने, अपनी मेहनत और खून पसीने से कमाई हुई मजदूरी मांगने वाले को तू नमक हराम कहता है? तुझे मालदार बनाकर खुद गरीबी की जिंदगी बसर करने वाले मजदूर को तू कुत्ता कहता है? काम के मुताबिक मजदूरी मांगने पर तू उनका खून करवाता है? आजाद भैया होश में हो, क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसा पूछेगा सरकारी वकील। ओह, तो जानते हो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या?
मैं फौरन दफा 420 उठाकर यहाँ रख दूंगा। दफा 420? हाँ 420। फिर सरकारी वकील क्या करेगा मालूम? क्या? वो दफा 840 उठाकर यहाँ रख देगा। अगर उसने ऐसा किया तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगा। मैं दफा AK-47 उठा लूंगा। AK-47? ये तो किसी बंदूक का नाम है ना? बेवकूफी मत करो, वकील साहब नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आज निर्दलीय समझ जाएंगे। तो फिर वो सरकारी वकील क्या करेगा? वो दफा 2 और 2 5 लगा देगा। लेकिन मैं नहले पे थैला लगा दूंगा। वो ताला लगाएगा, मैं मीसा लगा दूंगा। वो अंदर करेगा, मैं बाहर कर दूंगा। और इस अंदर बाहर के खेल में आखिर में दफा 9 2 11 उठाकर उनके मुंह पर मारूंगा। और आपको केस से छुटकारा मिल जाएगा। यू विल विन द केस। आपका बैग। जज साहब ने आपको सलाह मशवरा के लिए अंदर बुलाया है। जज साहब, क्या आदमी है? यानी जज साहब भी उससे मशवरा करते हैं। टैक्सी टैक्सी। ये टैक्सी वाला भी बगैर किराया लिए चला गया। क्या अचानक बैग भारी कैसे हो गया? आजाद भैया, इन 1 लाख रुपए में से हम सबको एक स्कूटर दिला दो ना। हाँ, चुप है, तू स्कूटर की बात कर रहा है? हमारे आजाद भैया तो हमारे लिए मारुति कार लेंगे। चुप। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। क्या इन मालिकों के दिल कभी नहीं पिघलेंगे? हम इनकी दौलत में हिस्सा नहीं मांगते, इनके ऐशो आराम में हिस्सा नहीं मांगते। हम तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए आधी रोटी मांगते हैं। हम मालिकों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी मांगे पूरी कर दीजिए। अगर ये हड़ताल 2 दिन और चली तो भूख से तड़पते ये बच्चे बेमौत मर जाएंगे। मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। अरे ये तो कोई देवता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी मेहनत से पैसे कमाया, रास्ते में फेंक दिए। 1 लाख रुपया कोई चंदे में देता है क्या? वो तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? अरे भाई, हम लोग कब से बकबक कर रहे हैं, तुम कुछ तो जवाब दो। अरे बोलो ना। तू पैदा कहाँ हुआ था? क्यों? अरे कहाँ पैदा हुआ था बोलना। म्युनिसिपालिटी के अस्पताल में। और तू? मैं तो अस्पताल जाते टाइम रिक्शे में टपक गया था। और तू? मैं तो घर में ही पैदा हुआ था। तू? मैं सिनेमा थिएटर के अंदर। तुम जानते हो मैं कहाँ पैदा हुआ था? अस्पताल में? रिक्शा के अंदर? घर में? सिनेमा थिएटर में? नहीं, जेल में। जेल? आज दिन में जो तुम लोगों ने हड़ताल देखी थी, ऐसी एक भूख हड़ताल बरसों पहले भी हुई थी। वो मेरे बाबूजी ने की थी। साथियों, हम ये हड़ताल मालिक को परेशान करने के लिए नहीं कर रहे हैं। उस हड़ताल में मैंने भी हिस्सा लिया था, अपने माँ के पेट में। हड़ताल का हमें कोई शौक नहीं। हड़ताल से मालिक का सिर्फ काम बंद होता है। हमारे तो घरों में चूल्हा जलना बंद हो जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे रोटी के लिए तरस जाते हैं। मगर क्या करें, मजबूरी की हद पर ही हमें हड़ताल का सहारा लेना पड़ता है। हमें शिकायत इस बात की नहीं है कि मालिक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, और हमें शिकायत है तो सिर्फ इस बात की कि हमारे पास जीने के लिए बुनियादी सहूलतें भी नहीं है। मालिक आ रहे। मजदूर यूनियन इंकलाब। अच्छी खासी चलती हुई फैक्ट्री बंद करवा दी सत्यप्रकाश ने। हर रोज लाखों का नुकसान हो रहा है मेरा। अगर 10-15 दिन यूं ही हड़ताल चलती रही, मेरा तो दीवार निकल जाएगा। समझ में नहीं आता मिश्रा, क्या करूं इस यूनियन लीडर का? ना तो हरामजादा बिकता है ना टूटता है। गर्ग बाबू, हमारे डरबा डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं कि जो आदमी न टूटता हो न बिकता हो, उसका एक ही इलाज है, मौत। अरे घबराव नहीं, तोरे दामन में दाग नहीं आएगा। अपनों काट कर है ना,
चाकू में एक्सपर्ट उस लीडर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाई देगा। ऐसे। लक्ष्मी, ये लो, तुम थोड़ा सा खाना खा लो। मैं नहीं खा सकती। आज पूरी बस्ती में किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है, मैं अकेली कैसे खा लूं? मुझे सब मालूम है लक्ष्मी, मगर इस हालत में तुम्हारा भूखा रहना ठीक नहीं है। तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा जो पल रहा है, तुम्हें उसके लिए कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। हाँ। तुम्हारा बेटा अभी से इस भूख हड़ताल में हिस्सा लेगा, तभी तो बड़ा होकर मजदूरों का मसीहा बनेगा। जिद मत करो, कुछ खा लो। नहीं। देखो, तुम्हें मेरी कसम है। आ करो। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुम्हारी जान। सबूतों और गवाहों के बयानात से यह साबित होता है कि मुलजिमा राजलक्ष्मी के काटकर नाम के आदमी के साथ नाजायज संबंध थे। जिस दिन यह कत्ल की वारदात हुई, उस दिन मुलजिमा के पति सत्यप्रकाश ने मुलजिमा को अपने यार के साथ रंगरलिया मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए मुलजिमा ने अपने पति का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये झूठ है। ये झूठ है। ये झूठ है। ये झूठ है। मुलजिमा का यह जुर्म सख्त से सख्त सजा के काबिल है, लेकिन मुलजिमा गर्भवती है, इसलिए अदालत रहम का बर्ताव करते हुए उसे 7 साल कैद की सजा। इस बस्ती वालों ने मेरे पेट की आग बुझाई, मुझे पाला पोसा, प्यार दिया। कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी मेरे सब कुछ बन गए। बस उस दिन से, उसी दिन से जब भी मैं किसी गरीब को भूखा मरते हुए देखता हूं, तो मेरे अंदर से एक आवाज आती है, आजाद, मिटा दे उनके दुखों को, चाहे उसके लिए तुझे कितने ही पाप, कितने ही जुर्म क्यों न करने पड़े। आजादी मिलने के बाद भी आज तक इस देश के गरीब गुलाम हैं। गुलामी की वो जंजीरें तोड़कर उन्हें आजादी दिला सकूं, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम आजाद रखा, जेल की कैद में। जिन लोगों ने तुम्हारे माँ बाप का खून किया, तुमने उनसे बदला नहीं लिया? उन सालों की शक्लें नहीं देखी थी मैंने, वरना पाताल में भी जाकर ढूंढ निकालता। इसलिए जब भी मैं किसी अमीर को लूटता हूं ना, एक अजीब सा सुकून मिलता है मुझे। ऐसा लगता है जैसे उन हरामजादों से अपने माँ बाप की मौत का बदला ले रहा हूं। आजाद, ये जलेबी तो तू बेचेगी नहीं? ये तो मैं खुद खाऊंगी। अरे पगली, जब तू
बचपन से चाहती है आजाद को, तो उसे बोल क्यों नहीं देती? ये बातें बोली थोड़ी जाती हैं, समझी जाती हैं। हाँ चल 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 चल। अरे सॉलिड मुखी पतंग रे। हाँ चल 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 ढीले। अरे ढीले ना रे, ढीले ढीले। देखा, वो खाली बच्चों के साथ खेलना जानता है और पतंग उड़ाना जानता है। तेरे दिल में उसके लिए क्या है, वो क्या समझेगा? एक दिन वो सब कुछ अपने आप समझ जाएगा और खुद मुझसे आकर कहेगा, रूपा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे तू बस ढील छोड़ता जा। हाँ छोड़ता जा रहे, खिड़की खाली कर दे तू। अरे 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 पतंग कैसे गुल हो गई? अरे चल चल मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। अरे कहाँ जा रही है यार? अरे यार उधर टेरेस, अरे टेरेस में फंस गई हो। हाँ उधर ही गिरने वाली है। हाँ अरे अरे भुवन हॉस्टल में कहाँ गई? चल मैं हाँ करता हूँ। अरे अरे मिल गई मिल गई। ला 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 ला। गुल्ली वाली? अरे वैशाली, जरा मेरा टॉवल देना तो। ओफो, हर रोज भूल कर चली जाती है। मैं नहीं देने वाली हूँ टॉवल वॉल। अरे बाबा, कल से नहीं भूलूंगी, प्लीज आज आखिरी बार दे देना। तू खुद बाहर आकर ले ले, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तुझे रेप कर देगा। कभी टॉवल, कभी ये, कभी वो। वैशाली, आजकल तेरे नखरे बड़े। अरे हिरदास, जरूर बालकनी में खड़े खड़े किसी लड़के पर लाइन मार रही होगी। कुछ भी बोल चालू, लड़के को मानना पड़ेगा। हाय क्या छलांग मारी, हाय मेरा तो दिल ही ले गया साथ में। इसकी जगह मैं होती तो उसको कमरे के बाहर धक्का मारने के बजाय कमरे में ही दबोच के रख लेती। मगर यह है ना सती सावित्री की छठी औलाद। अरे बड़ी मुश्किल से तो एक मुर्गा आया था इस पोल्ट्री फार्म में, मगर कुकड़ों को करने से पहले ही भगा दिया बेचारे को। चुप रहो, कुछ शर्म वरम नहीं है तुम लोगों को? बस एक बार और मुझे वो मिल जाए, फिर दिखा दूंगी मैं उसे।